इकोनॉमिक सर्वे। बेसिकली हमने 2 चैप्टर तो पढ़ लिए हैं, 2 चैप्टर के आगे का इकोनॉमिक सर्वे में थोड़े टाइम के बाद रिज्यूम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिटी के अंदर हमने 6 चैप्टर पढ़ लिए थे। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार थे हिंदी मीडियम में, वो पढ़ना यही पढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो साथ में आपको हाईलाइट करते हुए चलेगा और रीडिंग करते रहिए रेगुलर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, और इससे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन एंड वॉइस में? क्लियर है सर। ठीक है। तो देखिए, मूल अधिकार, मूल अधिकार जिन्हें हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। देखते चलिएगा, मैं आपको पहले रीडिंग कर दूंगा, रीडिंग करने के बाद देन मैं आपको मार्क करूंगा, तो बस आप मार्क किए हुई चीजें याद कर लीजिएगा। बाकी रीडिंग तो पूरी ही करनी है, बट जो मार्क किया गया है वो याद रखना है उस चीज को। तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ है, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। तो पहली चीज तो संविधान के भाग 3 में भाग तीसरा है और अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35। बार बार पढ़ना है और ये याद हो जाना चाहिए आपको कि मूल अधिकार कहाँ दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। अगला, इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे। यानी कहने वाली बात यह है कि हमने जो मूल अधिकार लिए हैं किस देश से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया हमने? मूल अधिकार अमेरिका से लिया। यानी ये कॉन्सेप्ट जो था ना मूल अधिकार वाला, ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। अगला है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मीनिंग क्या होता है? अधिकार पत्र। तो संविधान के भाग 3, क्यों संविधान के भाग 3 को ही क्यों? क्योंकि संविधान के भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार की वजह से क्या दिया गया है नाम? भारत का मैग्ना कार्टा। जो सर्वथा उचित है, इसमें एक लंबी एक विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। अभी थ्योरी है, ये सिर्फ लिखने वाली बातें हैं। जब आपको कभी आंसर लिखना पड़े तो ये सब बातें लिख देना कि सबसे लंबा विस्तृत संविधान हमारा है, मूल अधिकारों की एक जानकारी वहां पे दी गई है। इतना डिटेल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट जिससे हमने कॉपी किया, यानी जहां से हमने संविधान के अंदर हमारे यहाँ पे मूल अधिकारों को जोड़ा, उस अमेरिका के संविधान में भी इतना डिटेल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है मूल अधिकारों को, जितना कि हमारे यहाँ पे मूल अधिकारों को हमने डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये सब बातें कहाँ पर है? मेन्स में लिखने के काम में आएंगी आपको, जो आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लिखना होगा। बाकी एमसीक्यू फॉर्म में हमको वो चीजें याद रखिए जो मैंने ऊपर मार्क कर दी। आगे देखिए, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ये अगेन वही है, हम लोग बार बार यही पढ़ते हैं कि समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, इन्हीं की बात की जाती है बार बार। तो इसी के बारे में इसमें बोला गया है कि ये सब कुछ सुनिश्चित हो सभी लोगों की, इसकी गारंटी दी जाती है मूल अधिकारों के अंदर। अगला है, मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। इस समझिए राजनीतिक लोकतंत्र बना रहे, लोकतंत्र में पब्लिक लोगों का रूल बना रहे। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। मतलब देश नागरिकों की आजादी का हनन ना कर ले, इसीलिए मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए जाते हैं, जिससे वो अपने अधिकारों को जान पाए और उसका हनन ना हो या शोषण ना हो। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। तो ये सब कुछ लिखने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पे कानून की सरकार बने, लोगों की नहीं, व्यक्ति की नहीं। मतलब कोई व्यक्ति का सरकार नहीं होगा, जबकि कानून देश में सरकार होंगे, यानी नियम सबसे ऊपर है। मूल अधिकार को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई। तो मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों बोलते हैं? तो उसके लिए आपको बताना है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार इसलिए बोलते हैं कि इनकी गारंटी एवं सुरक्षा संविधान द्वारा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए
आवश्यक है, यानी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको मूल बोला गया। मूल यानी बेसिक बोला गया, फिर हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। 7 मतलब जब हमारा भारत का संविधान बना था उस समय मिला के कितने थे? 7 थे। कौन कौन से था? पहला समता का अधिकार, समता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ये आपको याद भी रखने हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये याद रखने ये वाली चीज। 14 से 18, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संसदीय शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संपत्ति का अधिकार 31। अब ये ध्यान रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो 31वें आर्टिकल में था, अनुच्छेद में था, वो हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी इनमें से अगर कोई सा मूल अधिकार नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट लोगों को वो अधिकार दिलाने का प्रयास करेगी। आगे लिखा हुआ है, हालांकि संपत्ति के अधिकारों को 44वें संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा, फिर ये दोबारा से आगे हमने कई बार पढ़ा था 44वां और 42वां संविधान संशोधन 2। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, तो आपको बताना है 1978 में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो वह है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ लिखा हुआ है, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A यानी 300 का में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? 300 का। इसके तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये क्या है? ये इसके तहत ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल कितने हो गए? 7 थे, 7 में से एक हट गया, कितने बचे? 6 मूल अधिकार हैं। अब देखो मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। कौन कौन सी विशेषताएं है वो देखेंगे। सॉरी। अब ये जो विशेषताएं हैं देखिए, इसमें पहला, उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यानी कुछ मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ इनके लिए मिलेंगे, नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी लोग हो या कानूनी व्यक्ति जैसे कि परिसर और कंपनियां। तो मतलब मूल अधिकार भी 2 तरीके से माने जा सकते हैं। एक तो सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, दूसरे मूल अधिकार किसी को भी मिल सकते हैं, नागरिक हो, कंपनी हो, संस्था हो, कोई भी हो, या फिर विदेशी नागरिक हो, उनको भी मिलेंगे। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, ये असीमित नहीं है। असीमित का मतलब जैसे कि बोला गया है राइट टू मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करने का फ्रीडम मिल गया है, कुछ भी करने का राइट मिल गया है। ये असीमित नहीं होते, यानी लिमिटेड है ये, लेकिन वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब होता है इनको प्राप्त किया जा सकता है और नहीं मिलने पर कोर्ट में जा सकते हो आप। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, मतलब लॉजिकल। अगर कोई बाउंडेशन लगानी होगी इन मूल अधिकारों पर, तो राज्य यानी देश क्या करेगा? उन पर लॉजिकल बाउंडेशन लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। कौन से जो लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे ना, वो सही है या गलत है, कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा अदालत। ठीक है, एक तरीके से नहीं, कोर्ट। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच में होती है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिल रही है लेकिन समाज में नियंत्रण भी बना रहना चाहिए। ठीक है, तो सोनू बताओ, हमने संविधान के कौन से भाग में लिखे हुए हैं ये मूल अधिकार? सोनू शर्मा, नहीं रिप्लाई आ रहा है, मतलब नहीं है। ऋतु झा, ओ एक और गए, ऋतु झा। आप बस ये बताइए कि संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों को लिखा गया है, भाग कौन सा है वो? सर 12वां। 12वें भाग में लिखे हुए हैं ये मूल अधिकार? अरे वाह। भाग 3। भाग 3। यार ऐसे तो मैं जिंदगी में पढ़ाता रहूं तब भी कुछ नहीं होगा। 3 है सर, 12 से 35।
अरे मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ चीजों को ध्यान रखना है। देखो शुरुआत में लिखा था संविधान के भाग 3 को भारत मैग्ना कार्टा संज्ञा दी गई है। पहली लाइन में लिखा हुआ है भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार को लिखा गया है। थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। चलिए म्यूट कर लीजिए, देखें आगे। तो तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ मामलों को छोड़कर इन्हें ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ, यानी मोस्टली जो अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार ये दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं कि राज्य यानी गवर्नमेंट हमारे साथ मनमाना व्यवहार ना कर पाए। और ज्यादातर मूल अधिकार क्या है, राज्य के खिलाफ है। तो बोलता है जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही, जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार होते हैं, मतलब व्यक्तिगत उपाय है। अभी क्या चीज है वो समझ लीजिए। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो, राज्य ने कोई कार्यवाही की, उसके खिलाफ कोई चीज है, ठीक है, और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो, कोई व्यक्ति से उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार, यानी व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रतिकार, यानी रिप्लाई। प्रतिकार का मतलब क्या होता है, रिप्लाई। तो व्यक्तिगत रिप्लाई माना जाता है इसको। कहने का मतलब ये हो गया कि ज्यादातर जो नियम दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनमें राज्य के खिलाफ एक तरीके सुरक्षा प्रदान करते हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट कुछ भी ना कर दे, इससे वो सुरक्षा हमको देते हैं। ये हो गया थर्ड। अगला देखिए, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं। अगर कुछ लिख दिया नकारात्मक है तो कुछ सकारात्मक भी होंगे। नकारात्मक कौन से हैं, जैसे कि राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, राज्य के प्राधिकार मतलब अधिकार क्षेत्र को सीमित करने से संबंधित है कुछ तो। जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान, मतलब कुछ अनुच्छेदों के अंदर व्यक्तियों को विशेष प्रकार की सुरक्षाएं और सुविधाएं दी गई हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक। और जिसमें राज्य को कुछ करने से रोका गया है, जहां पे भी नकारात्मक वर्ड आ गया, नहीं या फिर नहीं कर सकते, इस तरह के जो वर्ड आते हैं उसे क्या बोलते हैं, नकारात्मक मूल अधिकार। तो दोनों तरीके के हैं, कुछ सकारात्मक है और कुछ नकारात्मक है। पांचवा देखिए, पांचवी विशेषता क्या है, मूल अधिकार। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकारों की विशेषताएं। पांचवा क्या है, ये न्यायोचित है। ये क्या है, ये न्यायोचित है। न्यायोचित यानी अगर ये अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप अदालत में जा सकते हो। न्यायोचित है मतलब अगर ये अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ जा सकते हो, अदालत में जाने की अनुमति होती है। जब भी इनका उल्लंघन होता है व्यक्ति को अदालत में जाने की सुविधा मिलती है, मतलब जा सकता है अदालत में। छठी विशेषता क्या है, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी में सुरक्षा प्रदान की जाती है, जबकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। हालांकि कहने का मतलब ये होगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, व्यक्ति को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ पे उसको ये अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही हो, वहां अपील कर लेके जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मूल अधिकारों के संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में व्यक्ति सीधे ही कहा जा सकता है, व्यक्ति सीधे ही कहा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जबकि नॉर्मल केसेस में क्या होता है, व्यक्ति कब जाता है सुप्रीम कोर्ट, जब, ध्यान रखना, नॉर्मल केसेस में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक आता है जब हाई कोर्ट उसको परमिट करता है। कब जा पाएगा, जब हाई कोर्ट उसको परमिट करेगा तभी वो जा पाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मूल अधिकार एक ऐसी चीज है जहां पर बिना हाई कोर्ट में जाए वो सीधे कहा होता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा, ये स्थायी नहीं है, संसद में कटौती या कमी कर सकती है, ये बात भी है। जो संसद है, जैसे कर भी दिया ना, एक कम कर ही दिया तो कर तो सकती है कटौती, तो हम लोग ये समझ भी चुके हैं, ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। तो ध्यान रखना, अगर संशोधन होगा भी तो क्या होगा, संविधान संशोधन होगा, तब जाके इनमें चेंज कर सकते हो, साधारण तरीके से इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आप ये बात समझते हो, साधारण क्या होता है और असाधारण क्या होता है, मतलब संविधान संशोधन, तो उसका प्रक्रिया डिफरेंट है, ठीक है। साधारण चेंज तो बस ये क्या, रूल बनाया और बन गया, लेकिन संविधान संशोधन के 3 प्रकार होते हैं जो हमने पढ़े थे, कि एक में विशेष बहुमत चाहिए होता है, एक में साधारण बहुमत चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये होगा, थोड़ा सा विशेष बहुमत इसको चाहिए होगा। एक बताओ, सभी लोगों को मेरी वॉइस आ पा रही हो, सुन पा रहे हो और साथ ही साथ कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो छोटू, रोशनी, नीरू, सोनू, रितु, अर्घदीप, यस सर। ओके, रोशन, स्नेहा, जी सर।
ठीक है, सभी को आ रही है मोस्टली वॉइस। ओके फाइन, ओके गुड। आगे देखिए, तो ये मूल अधिकारों में संशोधन तो हो ही सकता है, ये हमने पढ़ा भी, क्योंकि पहले 7 थे अभी 6 रह गए हैं, तो मूल अधिकारों में संशोधन तो हुआ है। ओके ठीक है, आगे देखिए, अगला 8वां नंबर देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान जब देश में आपातकाल लगा होगा ना, तो उस समय सिर्फ 2 ही अनुच्छेद प्रभावी रहते हैं, बाकी निलंबित हो जाते हैं। निलंबित का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ टाइम के लिए वो नहीं मिलेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकियों को निलंबित कर सकते हैं। अब ये 20 और 21 में क्या है अभी हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है और अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध, अब देखो दोबारा क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 19 की बात कर रही है अपने आप में। अनुच्छेद 19 में भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, उल्लिखित 6 मूल अधिकार तब स्थगित किए जा सकते हैं जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और जिसमें हथियार के साथ, और या फिर दूसरे देश से लड़ाई हो गई हो, तो उस केस में इनको हम सस्पेंड या फिर निलंबित कर सकते हैं। किसको? जो अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उनको, अनुच्छेद 19 में, ठीक है ना। आगे इसमें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगन नहीं किया सकता है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अधिकार, ये 16 वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको और मिलेगा डिटेल में जब वहां पे पहुंचेंगे। अभी बस ये ध्यान रखो कि इमरजेंसी लगती कब है। इमरजेंसी तब लगती है जब विद्रोह हो गया हो या दूसरी कंट्री से लड़ाई हो गई हो, ठीक है। आंतरिक आपातकाल जिसे हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, इसके आधार पर मूल अधिकारों को, मतलब अगर कंट्री के अंदर ही कोई करना चाहता है ना, तो मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। मूल अधिकार तभी निलंबित होंगे जब दूसरी कंट्री इन्वॉल्व होगी। दोबारा सुन लो, मूल अधिकार कब निलंबित होंगे? लड़ाई के टाइम में, आपातकाल के टाइम में, जब हमारी कंट्री के साथ कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व होगी तभी आपातकाल लगेगा, और जिसमें मूल अधिकार क्या होंगे? निलंबित होंगे। और फिर कौन सा निलंबित नहीं होगा? एक केस वाइज निलंबित नहीं होंगे। अगली विशेषता देखिए, अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद का कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण है, नवी अनुच्छेद में शामिल किया गया। अनुच्छेद 31 का कुछ निर्देशन तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है, नहीं उसमें लिखा हुआ है। अब इसमें तो ध्यान दो, इसमें संपत्ति के अधिग्रहण का कानून 31 का तो हटा दिया गया है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि 31 का जो है उसको हटा दिया। क्यों हटाया गया है? क्यों, मतलब ये मान लो कि जैसे संपत्ति का मूल अधिकार था ना, तो वो वाला अधिकार जब डिलीट किया गया तो इसमें भी चेंजेस किए गए हैं, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अगला है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और गुप्त संस्थाओं ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मूल अधिकार प्राप्त है ना आम लोगों को, वो मूल अधिकार में से कुछ अधिकार इन लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि एक है असेंबली ग्रुप बनाने का अधिकार, कहीं भी कुछ भी काम करने का अधिकार, तो वो इनको नहीं होगा, क्योंकि भाई ये पहले से आर्मी में है। जो आर्मी में पहले से काम कर रहे हैं उनको ये वाले अधिकार नहीं होंगे। धरने लेने का, अप्लीकेशन देने करने का, ये तो कुछ अधिकार इनको नहीं होंगे। तो ये 10वां फीचर है हमारे संविधान के मूल अधिकारों का। 11वां देखिए, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून, जिसे बोलते हैं मिलिट्री रूल, जहां मिलिट्री रूल इम्प्लीमेंटेड है वहां पे भी मूल अधिकार सभी को नहीं मिलेंगे, यानी कम हो सकता है मूल अधिकारों की संख्या, तो फिर मूल अधिकार कम मिल सकते हैं। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 के तहत यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। ये किससे भिन्न है? राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं। स्वयं प्रवर्तित यानी अपने आप मिल जाते हैं। जितने भी मूल अधिकार हैं उनमें ज्यादातर क्या है? स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। यानी कुल मिले की बात यह है कि ये जो कानून है, जो मूल अधिकार का कानून है, वो पूरे के पूरे देश में एकता को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। तो इनमें से 12 में से कोई से भी 6-7 ढंग से याद कर लेना, बाकी रीडिंग कर लेना। अगर 6-7 ढंग से लिखोगे तो अच्छी बात है। अगला है राज्य की परिभाषा। तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था अभी कि मूल अधिकार जो है ना, वो राज्य के खिलाफ हमको हो गया, यानी राज्य जो देश है वो व्यक्तियों की कौन कौन से अधिकारों का हनन कर सकता है, उसके खिलाफ ही दिए गए थे। उसके खिलाफ दिए गए का मतलब ये होता है कि ये वो अधिकार है सारे के सारे जो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं राज्य के द्वारा किए गए कुछ गलत कामों के अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी उनके विरोध में।
तो कौन कौन सी चीजें हैं वो देखेंगे हम लोग। तो पहला है राज्य की परिभाषा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि राज्य क्या होता है। पहली चीज हमारी क्या है कि राज्य क्या होता है। तो देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल अधिकार यहाँ भी लिखे हुए हैं, उन सभी मूल अधिकारों में बार बार किस चीज का नाम आ रहा है, राज्य का नाम आ रहा है बार बार कि राज्य राज्य। तो राज्य क्या होता है वो समझेंगे पहले। इस तरह अनुच्छेद 12 में भाग 3 के तहत उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। राज्य क्या क्या होता है वे नीचे बताया गया है कि किस किस चीज को हम लोग राज्य बोल रहे होंगे। पहली चीज, कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारतीय संसद। पहली बात तो कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। सरकार और भारतीय संसद का मतलब ये होता है इंडियन पार्लियामेंट हो गया, पीएम हाउस हो गया, प्रेसिडेंट हाउस, जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो सब कुछ राज्य में आते हैं। इसके अलावा सेम थिंग स्टेट के अंदर भी होती है कि स्टेट के अंदर भी जो सारी चीजें हैं वही क्या मानी जाएंगी, राज्य मानी जाएंगी। दूसरा है राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल और गवर्नमेंट ये दोनों भी किसमें आएंगे, राज्य में आएंगे। यानी जब भी कभी बोलता है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, राज्य ऐसा नहीं कर सकता है का मतलब कि उस कंट्री का ना तो जुडिशरी सिस्टम से कुछ कर सकता है, ना ही लोगों की भीड़ कुछ कर सकती है, और ना ही किसी भी प्रकार का बाहुबली जो होता है ना उस तरह के वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये देश की एकता को बनाए रखने के लिए किया जाता है ऐसा काम। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, हर न्याय, जितने भी गवर्नमेंट जगह हैं सब कुछ किसमें आएंगी, राज्य में आएंगे। ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद, कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिस है सब कुछ किसमें काम किया जाएगा, राज्य में काम किया जाएगा। अगला देखो, अन्य सभी निकाय जैसे वैधानिक या गैर वैधानिक, मतलब कंपनी, LIC, ONGC, मतलब जितनी भी कंपनीज हैं वो सब भी किसमें काम की जाएंगी, राज्य में काम की जाएंगी। नई कंपनी वगैरह को भी क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। ध्यान देना कि इनमें से कोई सा भी अधिकार अगर किसी भी इंसान को नहीं मिल पा रहा है तो उसे हम लोग क्या मान रहे होंगे कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। और मूल अधिकारों का हनन हो रहा है इसका मतलब ये है कि कोई है जो मूल अधिकारों को छीन रहा है, तो उसके तहत उसके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारा तो नंबर ये राज्य में आता ही नहीं है, तो वो सब चीजें यहाँ पे दी गई हैं। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 तहत राज्य के अर्थ में आती है। यानी कहने का मतलब ये है, दूसरा ही बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली निजी संस्था या NGO भी किसमें काउंट होगी, राज्य में काउंट होगी। यानी सब कुछ राज्य है। और अगर सब कुछ राज्य है तो संविधान का अनुच्छेद यही प्रोवाइड करता है कि राज्य आपके साथ क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। और विभेद भी कौन कौन से बेसिस पर नहीं करेगा, ठीक है, विभेद कौन कौन से पॉइंट पर नहीं करेगा, हमने पढ़ा था कुछ। हाँ जी, कहाँ हो, मेरी वॉइस पहुंच रही है जी तो बताओ। अच्छा, पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं वो ठीक है। तो देखो, हमें पढ़ा था, हमने अभी इंग्लिश में वाली क्लास में करा था हमने, धर्म, जाति, मूल वंश, पढ़ा कुछ, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हाँ जी सर। जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। तो वही चीज दिया हुआ है कि जो राज्य है वो राज्य इन आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इनके अलग आधारों पर विभेद कर सकता है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। मूल अधिकारों से असंगत विधियां मतलब अगर कोई विधि या कोई कानून या नियम ऐसा बनता है जो मूल अधिकारों के अगेंस्ट है तो उसके लिए ध्यान रखना है, जो भी अधिकार मूल अधिकारों के अगेंस्ट है वो अपने आप क्या होता है, खत्म हो जाता है। कौन प्रभावी आएगा सबसे ऊपर प्रभावी आएगा मूल अधिकार। तो देखिए यहाँ पे, तो 12 हमने पढ़ लिया। 12 में क्या बोलना चाह रहा है, राज्य की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है हमको, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है, मूल अधिकारों से असंगत होने पर क्या होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत, या एक मिनट पढ़िएगा आप लोग, एक मिनट पढ़िएगा आप लोग,
हाँ जी, देखिए आगे। तो अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 13 में ये है कि जो भी चीजें मूल अधिकारों के असंगत होंगी या मूल अधिकारों को कम करने वाली होंगी, वो सारी विधियां शून्य हो जाएंगी। शून्य मतलब उनको जीरो माना जाएगा। कहने वाली बात यह है कि कोई भी चीज मूल अधिकारों से असंगत नहीं होनी चाहिए। असंगत यानी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। दूसरे मतलब जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। किसी भी चीज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से प्राप्त होती है। क्या ध्यान रखना है? मूल अधिकारों से असंगत विधियों को जीरो करने की पावर किसके पास है? मतलब है तो वैसे तो कोर्ट के पास भी है, लेकिन अगर कोई विधि अपने आप बनाई जाती है, जो मतलब अपने आप मतलब गवर्नमेंट बनाती है, जो मूल अधिकारों से भिन्न होगी, तो उसे स्वतः ही क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। और अगर शून्य नहीं माना जा रहा है तो उस चीज पर रिव्यू करने का अधिकार, रिव्यू यानी जांच पड़ताल करने का अधिकार किसको दिया गया है? उच्चतम न्यायालय को भी दिया गया है और उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी पावर है कि उसको देखे कि भाई कौन सा सही कौन सा गलत। और हाई कोर्ट को भी उनके आर्टिकल ध्यान रखने हैं कि उच्चतम न्यायालय को कौन से आर्टिकल से यानी कौन से अनुच्छेद से, और उच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद से। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 से और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 से अधिकार प्राप्त होता है कि उनको जीरो माना जाए। ठीक है, आगे देखिए। को प्राप्त है जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। इसके तहत क्या हो जाएगा? जो भी नया नियम बनाया गया है, अगर मूल अधिकारों के अगेंस्ट है तो उसे मतलब गैर संवैधानिक बोला जाएगा, या फिर उसको क्या कर देंगे? अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द जो दिया गया है, विधि मतलब क्या? ठीक है, बोला गया था ना यहाँ पे कि मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि बनाई जाती है, तो यहाँ पे विधि का मतलब क्या होगा वो समझिए। विधि का मतलब क्या है? तो विधि देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शामिल कर व्यापक रूप दिया गया। विधि क्या क्या है? पहला, स्थायी विधियां। स्थायी विधियां नियम संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। कहने का मतलब ये हुआ, संसद, देश की संसद या राज्य विधानमंडल यानी राज्य की विधानसभा कोई विधि बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, तो वो विधि में काउंट होगी। दूसरी है अस्थाई विधियां। अस्थाई विधियां क्या होती हैं? जो राज्यपाल या राष्ट्रपति बनाते हैं कुछ समय के लिए, इसे बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलेंगे इसको? अध्यादेश। देखिए अस्थाई विधियां क्या है? जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे? अस्थाई विधियां। फिर अगला है प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान मतलब कार्यपालिका के विधान द्वारा जो बनाए। कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यानी जो रूल्स और रेगुलेशन का पालन करवाती है, उन्होंने कोई नियम कायदे बना दिए, तो उसे बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। की प्रकृति में संविधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये सब कुछ किसमें काउंट होंगे? विधि में काउंट होंगे। कहने वाली बात क्या है वो समझो आप, कि बोल रहा है कि अगर इतने नामों से भी कोई चीज बनाई जाती है, ये जो हमने नाम पढ़े, अध्यादेश, विधि, उपविधि, अधिसूचना, इन सभी नाम से, और वो चीज भी अगर हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है, तो ये सारी विधियां क्या मानी जाएंगी? शून्य मानी जाएंगी, यानी ये विधियां लागू होंगी ही नहीं। ये बात समझ रहे हो आप लोग? तो सारी विधियां कब लागू होंगी? अगर वो मूल अधिकार से संगत होंगी। संगत यानी उनके ही जैसी होंगी, मूल अधिकारों की जैसी। और अगर मूल अधिकारों जैसी नहीं है तो भैया खत्म, तो वो जीरो माना जाएगा। अगला देखो, विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथाएं। विधि का बल रखने वाली रूढ़ी विधाएं मतलब जैसे मंदिर में जाते हैं तो चप्पल उतार के जाएंगे, ये क्या है? ये विधि नियम कानून नहीं है, कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये क्या हुआ? रूढ़ी है, प्रथा है, प्रथा चलती हुई आ रही है पुराने जमाने। तो वो प्रथा पालन करनी है हम लोगों को, तो उसे भी हम लोग क्या बोल रहे होंगे? विधि बोल रहे होंगे। अगर कोई विधि, दूसरी तरीके से देखो, ध्यान दो, जो प्रथा चली हुई आ रही है या फिर जो अभी तक माना जा रहा था, उनमें से भी अगर कोई भी चीज संविधान के विरुद्ध होगी तो वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया सभी को? जी सर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक करके कौन कौन सा मूल अधिकार है, उसमें कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं। तो पहले समता का अधिकार। सबसे पहला क्या है? समता का अधिकार।
समता यानी समानता। समता का मतलब क्या होता है? समानता की, सभी लोग क्या है? समान है। तो समता के अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं? समता का अधिकार, समानता का अधिकार कहां से कहां तक दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। क्योंकि हमने पढ़ लिया 12 में तो क्या था? 12 में दिया हुआ है राज्य का मतलब क्या होता है, यही है। और 13 में क्या दिया हुआ है? विधि क्या होगी। फिर 14 से स्टार्ट हो गया, 14 से 18। तो देखिए यहाँ पे 14 में क्या दिया हुआ है? समानता है। तो समानता कैसे, कौन समानता? विधि के साथ समानता है, विधियों का समान संरक्षण। यानी जो नियम और कानून बनेंगे वो सभी के लिए समान होंगे और सभी लोगों को नियमों को समान तरीके से पालन करना है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में। तो पहला ध्यान रखो, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये मिलेगा हमको अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में आइए, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी का कोई भेदभाव नहीं होगा, इसी को बोलते हैं धर्म मतलब रिलीजन। मूलवंश, मूलवंश मतलब क्या होता है? अरे मूलवंश, रेस बोलते हैं, रेस, आरएसी रेस, ठीक है ना। लिंग यानी जेंडर या फिर सेक्स बोल सकते हैं उसको। जन्म स्थान, जन्म स्थान मतलब बर्थ प्लेस। इन बेसिस पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी तो सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। क्या बोलेंगे इसको? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब्स में सभी को अवसर की समानता मिलेगी। फिर अगला है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध होगा। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध होने का मतलब ये है, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को क्या कर देना है? अबॉलिश कर देना है, खत्म कर देना है। दोबारा सुन लो, अनटचेबिलिटी को क्या करना है? एंड करना है। और अगर कोई इसका उपयोग करता है, यानी कोई भी पर्सन किसी दूसरे के साथ अनटचेबल वाला बिहेवियर करेगा तो उसको क्या किया जाएगा? अनटचेबल वाला बिहेवियर करने पर उसको कानून के विरुद्ध माना जाएगा और पनिशमेंट दी जाएगी। अगला है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। मतलब या तो जो सेना में मिली हुई है, आर्मी के अंदर जो उपाधियां मिली हुई है जैसे कर्नल है, मेजर है, वो। दूसरा पढ़ाई के लिए, पढ़ाई मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी होल्डर या फिर जो भी कुछ है, उन्हीं टाइटल्स को यानी उन्हीं उपाधियों को आप अपने नाम के आगे यूज कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी उपाधि आप नाम के आगे नहीं लगा सकते, जैसे राजा महाराजा, ठीक है, हिज हाईनेस, ये सारे के सारे टर्म्स हम लोग यानी जो भी कोई पर्सन है वो यूज नहीं कर सकता है। तो ये देखो, पहला समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में कुल मिला के 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक दी गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता में कितनी तरह की स्वतंत्रता दी गई है? वो है अनुच्छेद 19 से 22 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 19 से 22 में, अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 19 में कुल मिला के 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी है? वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन यानी ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता। संघ, तो वो सम्मेलन यानी मीटिंग वगैरह करने की, और संघ यानी ग्रुप, वो ग्रुप कैसा होगा? जो कोई काम कर रहा होगा किसी प्रकार का, उसे संघ बोलते हैं। कंपनी टाइप की चीज, उसका बनाने का अधिकार होता है। संचरण यानी घूमने फिरने का अधिकार। निवास, कहीं पर भी रहने का अधिकार। वृत्ति, वृत्ति का मतलब है कोई भी कार्य करने का अधिकार। अगर किसी प्रकार की आजीविका आप अपना सकते हो जिससे आप अपना पालन पोषण कर पाओ। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हमें मिलते हैं, जो कि अनुच्छेद 19 में लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे हुए हैं? अनुच्छेद 19 में लिखे हुए हैं। दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है? अगर मान लीजिए कोई इंसान किसी केस में फंस गया है तो उसके लिए उस पर्सन को पीट पीट कर उससे नहीं बोलेंगे कि भाई तुमने गुनाह कबूल कर, जबकि उसके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे और फिर उसे गिल्टी या नॉन गिल्टी प्रूव किया जाएगा। तो इसे बोलते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब ऐसे ही डीएनए टेस्ट करने के लिए भी उसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब वो आदमी बोलेगा कि हाँ हमारा डीएनए टेस्ट कर लो, तभी करा सकती है गवर्नमेंट, अपनी मर्जी से नहीं। तो इसे बोलते हैं अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। ये हो गया अनुच्छेद 20 में। फिर 21 में क्या लिखा हुआ है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी हर किसी को अपने लाइफ का
राइट है। सॉरी, अभी सोचो, अभी हमने पढ़ा था ऊपर की तरफ कि जब भी कभी इमरजेंसी यानी आपातकाल लग जाएगा तो दो नियम निलंबित नहीं होते हैं, दो मूल अधिकार निलंबित नहीं होते। वो कौन कौन से मूल अधिकार थे? 21 और 19-20 19-20 था, 20-21 सर। 20-21 था। सॉरी सर, 20। अरे अभी ऊपर ही पढ़ाया है, ठीक है। देखो, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, राष्ट्रीय आपातकालीन सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, यानी 20 और 21 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ बड़ी चीज लिखी होगी ना, सीधा 20 और 21 में क्या लिखा हुआ है पहले में? तो 20 में देखो क्या लिखा हुआ था, राइट टू लाइफ लिखा हुआ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी हर किसी को प्राण की स्वतंत्रता है। मतलब नहीं तो मान लो क्या हो कि मान लो लड़ाई हुई कहीं पर भी, आपका पड़ोसी आके आपके पूरे परिवार को मार डाले, बोले कि भैया मैंने मार दिया क्योंकि मेरे को लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम किसी को मारना सही नहीं है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर कभी दूसरे जैसे लड़ाई हो तो पड़ोसी ही मार डाले आगे, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है भाई ये बहुत पैसे वाला इंसान है, खूब पैसा मिलेगा, उसको लूट लेंगे, तो वो ऐसा भी करता है। इसीलिए ये अधिकार निलंबित नहीं होता है। तो कौन सा अधिकार है ये? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ तो उसके पास होगा ही होगा, ठीक है। और राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि उसको जीने का अधिकार है। तो ये तो लिखा हुआ है किसमें? 20 मतलब 21 में। और 20 में क्या लिखा हुआ था? मतलब किसी को पकड़ लिया तो उससे ही नहीं बोले तो कबूल कर, उसके अगेंस्ट हम लोग एविडेंस ढूंढ के निकालेंगे। तो आपातकाल में क्या होता है, हम लोग जेल में डाल देते लोगों को, मतलब पुलिस जेल में डाल देती है। तो उस केस में भी पुलिस उसके बाद क्या करेगी, उनके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करेगी, ना कि उनको पीट पीट कर उन्हीं से बोलेगी तुम कबूल करो, है ना। ये वाला काम नहीं होता है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं। फिर 21 में और क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता के अंदर ही क्या है, शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। अगला है 22 में, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 22 में। फिर अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। शोषण कौन कौन शोषण? पहला है बलात्कार का प्रतिषेध, मतलब जबरदस्ती पीट पीट कर किसी से काम नहीं करवाना है। या फिर ऐसे समझ लो कि किसी इंसान का किसी जगह पे काम करने का मन नहीं है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके उससे काम नहीं करवाना है, इसे बोलते हैं बलात्कार का निषेध। निषेध यानी मना है। दूसरा है कारखाने आदि में बच्चों के नियंत्रण को बच्चे निषेध, मतलब जो उम्र जिनकी कम है बच्चों की, जैसे बोलते हैं 14 साल से छोटे हैं, 18 साल से छोटे हैं, तो 14 साल से छोटे तो किसी प्रकार के काम में नहीं लगाना है, और 18 साल से छोटे तो उनको खतरनाक कामों में नहीं लगाना है। नॉर्मल कामों में लगा सकते हो, लेकिन खतरनाक जहाँ पे जान का खतरा हो उन कामों में नहीं लगाओगे। तो इसी को बोला गया है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो ये दिया हुआ अनुच्छेद 24 में। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये धर्म कैसे कैसे स्वतंत्रता मिलेगी किसी को धर्म का पालन करने की? तो देखिए, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आप अपने मन के अंदर या मन से किसी भी धर्म को मान सकते हो और उसका पालन कर सकते हो, ठीक है। इसे बोला गया धर्म के अबाध रूप से मानने, यानी बिल्कुल मानो, आचरण करो, प्रचार करो, उसकी पूरी की स्वतंत्रता होगी। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य, आपको माता का जगराता लगाना है, आपको गणेश जी की चौकी लगाना, जो भी करना है कर सकते हो, आपको उसकी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि स्वतंत्रता उतनी ही है जितनी की दूसरे को दिक्कत ना आए। और दूसरे को दिक्कत आ गई तो वो सब चीजें रोक दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि धर्म की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, लेकिन ये सभी स्वतंत्रता कब तक है? जब तक कि दूसरे को दिक्कत ना आए। ओके, सी देखो, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि यानी मान लो हमने नया धर्म स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए रुपए इकट्ठे करने की जो पावर है वो उसको होती है। तो इसको समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब ये होता है कुल मिला के
कि अगर मान लो धर्म है, धर्म का पालन कर रहे हो तो उस पालन करने के लिए आप रुपया इकट्ठा करते हो, रुपया तो चाहिए होगा ना उस चीज के लिए। लेकिन गवर्नमेंट इस पे हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए रुपया नहीं देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सभी क्या मानती है, बराबर बराबर मानती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए रुपया नहीं देगी। समझ में आई बात? जी सर। यहाँ तो हो गया अपना, ये आर्टिकल कितने में दिया हुआ है, 27 में। कर यानी टैक्स की बात कर रहा है अभी। अगला है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थान जो भी जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, यहाँ पे पढ़ाया जाता है किसी के बारे में कुछ भी, तो वहां पे अगर वो मान लो गवर्नमेंट का है वो इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे किसी भी धर्म विशेष के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट है, किसी इंसान ने अपने रुपए वाली कोई चीज खोली हुई है ना, तो वहां पर वो चाहे तो धर्म विशेष के बारे में पढ़ाया जा सकता है। धर्म विशेष के बारे में, मतलब मान लो हिंदुओं का स्कूल है तो हिंदुओं के बारे में पढ़ा सकते हैं, मुस्लिम का मुस्लिम के बारे में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट से रुपए लेता है ना, तो वो किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है ना, उसको सभी को बराबर लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। क्या अधिकार है ये, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। तो देखो कैसे कैसे, अल्पसंख्यक लोगों को अपनी संस्कृति और शिक्षा, अल्पसंख्यक यानी कि संख्याओं में कम है, उन लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो देखो, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा ये दी गई अनुच्छेद 29 में। फिर अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हो। उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो मर्जी आए, यानी जो आपको ठीक लगे आपके धर्म के आधार पर वो शिक्षा आप प्रदान कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, दोबारा से नियम कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा, कि जब तक उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ली हुई है, गवर्नमेंट से रुपया नहीं लिया होगा। अगर गवर्नमेंट से रुपया लिया हुआ है तो उस केस में उनको किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा देने का अधिकार नहीं होगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, कि ऊपर तक जो भी अधिकार बताए गए थे, अभी हमने जो भी अधिकार पढ़े, वो अधिकार अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो सीधे ही इंसान को उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। ध्यान रखिएगा, सीधे क्या होता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है वो। देखो, मूल अधिकारों को प्रवर्तित यानी मूल अधिकारों का पालन करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार उसमें दिया गया है। इसमें शामिल याचिकाएं, मतलब कौन कौन सी याचिकाएं दायर कर सकते हैं, बोलते हैं रिट, उन्हें बोलते हैं याचिका। कौन कौन सी याचिका लगाई जा सकती है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरा है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। कौन कौन थे, सर्टिवरारी, कोवारंटो, नाम याद आ रहा है कुछ कुछ, मैंडमस जी है ना, इंग्लिश में पढ़े थे हम लोगों ने, मैंडमस, सर्टिवरारी, कोवारंटो। तो ये सारी की सारी रिट जारी करने का अधिकार मिल जाता है। और ये रिट कौन से आर्टिकल से, अनुच्छेद 32 और 226, यही है क्या, हमने वो पढ़ा था अभी। देखो 32 तो ही पढ़ लिया ना हमने, 32 यहाँ पढ़ लिया, और अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 पढ़ा था कि अगर मूल अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो यहाँ पे वो डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, 32 और 226, 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार हमको मिलता है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे बोला गया है, दोनों में डिफरेंस है कि कौन कौन से अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं और कौन कौन से अधिकार चाहे अपने देश का नागरिक हो या दूसरे देश का नागरिक हो सभी को मिल सकते हैं। तो उनकी एक टेबल बनाई हुई है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे। तो विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। पहला है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार विभेद का प्रतिषेध, यानी इन लोगों के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ये किनके लिए बोला गया है? ये बोला गया है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, यानी भारतीय नागरिक को इन आधारों में विभेद नहीं करेंगे, दूसरे देशों के नागरिकों को हम लोग विभेद कर सकते हैं। दूसरा है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी ना तो इंडियन ही भर सकता है, विदेशी नहीं। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता किसको मिलेगी? सिर्फ भारतीयों को मिलेगी। अगला है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, और ये भी किन लोगों को होगी? भारतीय लोगों को होगी। घूमने फिरने अधिकार, अपने विचार व्यक्त करना, शांतिपूर्ण मीटिंग करना, ठीक है, रहना, ये सब कुछ किसको मिलेगा? भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा, दूसरे देश से आने वाले नागरिकों को नहीं। अगला है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। देखो अब अल्पसंख्यक कौन है? जो हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक है। ऐसा नहीं कि किसी भी देश में अल्पसंख्यक को हम लोग अल्पसंख्यक मान लेंगे तो उनको भी ये वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। अगला है अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार। तो ये भारतीयों के लिए ही है। अब ऐसा नहीं कि कल को अमेरिका से कोई ग्रुप आ जाए बोले देखो हम तो अल्पसंख्यक है, हम यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करेंगे और अमेरिकी बनाएंगे हर किसी को, नहीं, उस केस में ये वाला अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकार शिक्षा संबंधी अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, ये सब कुछ किनको मिल रहा होगा? भारतीयों को मिल रहा होगा, भारतीय नागरिक को मिल रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। बस इसमें क्या करो, शत्रु देश के लोगों को छोड़ो। शत्रु देश के नागरिक कौन से होते हैं? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में शत्रु देश नहीं, शत्रु देश का मीनिंग ये होता है उस समय जिस देश के साथ हमारी लड़ाई चल रही हो, बस उस समय जब तक लड़ाई चल रही है, जिससे लड़ाई चल रही है उस देश को हम लोग क्या बोलेंगे? शत्रु बोलेंगे, एनिमी बोलेंगे। लड़ाई खत्म, दुश्मनी खत्म। तो उनको छोड़कर बाकी सभी नागरिकों को मिलने वाले अधिकार कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो पहला अधिकार है विधि की समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण सभी को मिलेगा। दूसरा है अपराधों के लिए दोषी विधि के संबंध में संरक्षण, यानी उनको भी अपने लॉयर रखने का अधिकार होगा। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, ये सभी को होगी, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सभी को होगा। प्रारंभिक वो 6 से 8 से 14 साल का एजुकेशन करने के लिए। कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी से संरक्षण, यानी हिरासत में नहीं ले सकते, उसके लिए भी संरक्षण मिलेगा सभी लोगों को। बलात्श्रम, अब ऐसा नहीं कि हमने फॉरेन से लोगों को पकड़ लिया और यहाँ पे फ्री में काम करवा रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते। कारखाने आदि बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी ये भी सभी को मिल रहा होगा कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको हजारियत वर्ग यानी खतरनाक कामों में नहीं लगाना है। अगला है धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि यानी धर्म के बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए सभी को अधिकार प्राप्त है कि वही अपने अपने लेवल पर धर्म को अपने बढ़ाओ। अगला है धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। पैसा है, धार्मिक संस्थाएं खोलो, जो धर्म का प्रबंधन करना है करो, जो भी आपको लोगों को बताना है बताओ। तो ये सब कुछ क्या हो गया? ये सभी को अधिकार प्राप्त है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट दी गई है। कर से छूट यानी उनसे कर नहीं लगेगा। कोई भी धर्म है अपना अपना प्रचार प्रसार करो। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है। कुछ विशिष्ट संस्थाओं को, है ना, ये समझो आप, वो अपनी ही संस्था में, जैसे कि मान लो कोई स्कूल है चर्च मतलब क्रिश्चियन लोगों का, तो वो अपने आप सेलिब्रेट करे क्रिसमस आराम से, उसके लिए जो नियम कायदे बनाने का है तो उनके लिए इनको स्वतंत्रता दी गई है। और ये सभी नागरिकों को दी गई है, चाहे भारतीय हो विदेशी हो, हर किसी को इस तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि, अब यहाँ पे देखो ये क्या है ना, ये इसके बाद आया डायरेक्ट, ये जो लिखा हुआ था ना ये टेबल की छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से सीधे एंड में हम लोग पहुंचे जो 13 की बात हो रही थी। तो 13 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 13, ये याद रखना है, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसीलिए उसे चुनौती नहीं दी सकती है। और ये दोबारा से आ गया केशवानंद भारती केस यहाँ पे फिर से। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा था कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दे सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अब ये आपको याद कर लेना है। तो पहली चीज तो ये है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, ये बोला गया है अनुच्छेद 13 में। और अनुच्छेद 13 में इसको बोलने का मतलब ये था कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसका मतलब ये है कि संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी सकती है। लेकिन बाद में 1973 में जब केशवानंद भारती केस हुआ तो उसमें क्लियर कट बोल दिया गया था कि
किसी भी चीज को चुनौती दी जाती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो। इस तरीके से हम क्या समझते हैं कि हाँ, हर एक चीज को चुनौती दी जा सकती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे यहाँ तक का पार्ट। अब है समानता का अधिकार। तो ये अधिकार दिए हुए हैं, इनको हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल, हर एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। हिंदी है, इंग्लिश है, कोई सा भी मीडियम है आपका, आपको आर्टिकल ऑन टिप्स होने चाहिए, उंगलियों पर होने चाहिए। मैं पूछूं आपको कि समानता का अधिकार कहाँ दिया गया, आपको मालूम होना चाहिए। मैं पूछता हूँ राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी मूल अधिकारों के जो विशिष्ट अधिकार है ना, उसको कहाँ दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो उसका आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। बार बार पढ़ो, याद करो, ठीक है। इतना याद कर लीजिए, इससे आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। कुछ पूछना है, समझ में आया आप लोगों को?